है। और जो लोग गूगल पर 100% भरोसा करते हैं वो लोग जरूर 2 दिन पहले की घटना को याद कर लें क्या हुई थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं गूगल पर जो चीज लिखा है वह ध्रुव सत्य है, ऐसी बात नहीं है, समझे। वह एक सर्च इंजन है, उस पर जो डाटा आप फीड करते हैं वही सर्च करके आपको शो करता है। वह ज्ञान का भंडार एकदम से नहीं है, वह ज्ञान को क्रिएट नहीं करता है, उस पर डाले गए चीजों को दिखाने का काम करता है, समझे। तो सर्च इंजन और नॉलेज बैंक दोनों में क्या है, फर्क है, अंतर है। जो लोग साहब जी चैट जीपीटी पर भरोसा करते हैं, अभी आईआईटी जेईई का क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया था, उसमें 75% एरर निकला, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस का उस पर डाटा फीड ही अभी नहीं किया गया। जब डाटा फीड किया जाएगा तब जाकर के उसका सॉल्यूशन देने में सक्षम होगा, समझे कि नहीं। तो ये जितनी भी सर्च इंजन है उन सब पर भरोसा करना बहुत उचित नहीं है साहब। और कई सारे बच्चे हैं डैश बुक करके होता है, उस पर बच्चे ज्यादा फेथ करने लगे, क्या की पॉपुलरिटी है, इजी एक्सेस है, बहुत तरह का आचार प्रचार का सिस्टम है, समझे कि नहीं। तो लड़कों का उस पर क्या है, भयानक विश्वास होता है। अब उस भयानक विश्वास के चक्कर में अगर उसमें भी गलत डाटा फीड किया हुआ है तो लड़का उसी के हिसाब से आगे बढ़ जाता है। तो वहां भी थोड़ा सा सचेत रहने की क्या है, आवश्यकता है, समझे कि नहीं। ठीक है, चलिए मेरा पहला प्रश्न है, 6 पोल के इंडक्शन मोटर को एक 10 पोल से आपूर्ति प्रदान की जा रही है और ये आवर्तित का मतलब होता है अल्टरनेटर, ठीक है। यानी 10 पोल वाले अल्टरनेटर से इसको क्या दी जा रही है, सप्लाई दी जा रही है। और ये अल्टरनेटर कितने पर घूम रहा है, 600 पर घूम रहा है। यदि हमारे इंडक्शन मोटर की रोटर की गति 970 हो तो परसेंटेज चूक का मतलब है स्लिप निकालने के लिए। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको स्लिप पूछ रहा है कि कितना है, पहली चीजें। दूसरा आप ध्यान रख लीजिए, आपसे क्या कहा है, तो मेरे इंडक्शन मोटर का पोल ये आपका कितना है, 6 है, ठीक है। अल्टरनेटर का पोल कितना है साहब, आपका 10 है, समझ गए। अल्टरनेटर की गति कितनी है, 600 आरपीएम है। हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर का एनआर कितना है, 970 है। अब आपको स्लिप तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो आईएम के एनएस की जरूरत पड़ेगी, है ना। इंडक्शन मोटर का एनएस चाहिए। इंडक्शन मोटर का एनएस जब आपको चाहिए तो उसके लिए क्या आवश्यक है, इंडक्शन मोटर का एनएस निकालिएगा तो 120 F/P होता है। हमको F का मान मालूम है क्या, नहीं है। तब आप ये F कहां से निकालिएगा, अल्टरनेटर से हम सप्लाई दिए हैं, अल्टरनेटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही मेरा क्या होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी फ्रीक्वेंसी होगा। आप अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सूत्र यूज करते हैं NS × P/120। तो आप क्या करिएगा, NS के बदले में 600, P के बदले में कितना साहब जी, 10, अब बटा क्या लिख दीजिए, 120। तो 6000 बाय क्या हो गया, 120 बराबर कितना मिलेगा, 50 हर्ट्ज मिलेगा। तो मेरी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो गई। अब हम यहां से इंडक्शन मोटर का एनएस निकालते हैं, 120 × 50 बटे इंडक्शन का पोल कितना है, 6 है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, 1000 आरपीएम हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब आप आ जाइए साहब स्लिप के पास। स्लिप आप जानते हैं एनएस माइनस एनआर बटे एनएस होता है। यहां पर एनएस आप किसका लीजिएगा, 1000 लीजिएगा, और एनआर किसका, तो हमारे इंडक्शन मोटर का, बटा आपका क्या हो जाएगा, 1000 बराबर आपकी क्या आ गई, 30/1000। परसेंटेज में निकालिए तो क्या हो जाएगा, 0.03 × 100, यानी आपका क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे डायरेक्ट क्यों लिख दिया, उस पर भी हो सकता है क्रिमिनल केस ठोक देंगे। तो इसलिए जो है साहब इसको हम यहां पर क्या कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, 00 कट के, और 10 से फिर ये 30 कट के कितना हो गया, 3% हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए साहब जी, उत्तर क्या हो गया, 3%। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है। चलिए साहब जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर इंडक्शन मोटर किस पर संचालित होती है, हम सब लोग जानते हैं मेरी जो इंडक्शन मोटर है इसमें आपकी कॉइल जो स्थापित की जाती है, वाइंडिंग जो स्थापित की जाती है, वह आपकी क्या होती है, इंडक्टिव होती है। क्या होती है साहब, इंडक्टिव होती है। अब इंडक्टिव कॉइल यदि है तो नेचुरली आप जानते हैं मेरे पावर फैक्टर में क्या होगी साहब,
लैगिंग होगी। क्या होगी? पीएफ लैग करेगा। यूनिटी पीएफ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लीडिंग तो बिल्कुल भी साहब नहीं होगा। मेरी पावर फैक्टर कैसी होगी? लैगिंग होगी। हां, यह बात जरूर है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से इसका जो पीएफ है यह क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से उच्च पीएफ आपको किसका मिलता है? थ्री फेज इंडक्शन का मिलता है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा वैज्ञानिक साहब, वो बात यह है कि आपका साहब एससीआईएम का जो पीएफ है उससे ग्रेटर किसका पीएफ होता है? डब्ल्यू रिम का होता है। किसका होता है? डब्ल्यू रिम का पीएफ होता है। उसका कारण है कि इसमें आप एक्सटर्नल रजिस्टर को जोड़ सकते हैं। क्या करते हैं? एक्सटर्नल रजिस्टर को जोड़ते हैं। ये साहब जी मामला है। तो हमारे पावर फैक्टर का स्वभाव कैसा होगा? लैगिंग ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 0.8 के आसपास हमारा रहा करता है और डब्ल्यू रिम में 0.8 से क्या हो जाता है? ऊपर 0.9 के आसपास पहुंचने का प्रयास करता है विद्यार्थी। चलिए साहब, एक प्रेरण मोटर के ब्रेकिंग मोड से रोटर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? संचालित हो रहा है। मोटर का स्लिप कैसा होगा? जरा गौर करिएगा। ब्रेकिंग मोड की बात हो रही है। ब्रेकिंग मोड में हमारा क्या होता है साहब? यहां पर आप जानते हैं हमारी जो गति होती है वह माइनस क्या हो जाती है? एनआर हो जाती है। क्या होती है? माइनस एनआर हो जाती है। आप स्लिप के बारे में जानते हैं ना, एनएस माइनस एनआर बटे एनएस होता है। यहां जो परिस्थिति बनती है एनएस माइनस माइनस एनआर होकर के तब एनएस होती है, यानी आपका मान क्या हो जाता है? एनएस प्लस एनआर बटे एनएस हो जाता है। यह मैग्नीट्यूड आपकी साथियों एक से क्या होती है? होती है विपरीत होती है। रोटेशन की क्या होती है? रोटेशन की दिशा भी विपरीत हो जाती है। यह मेरा ब्रेकिंग मोड है। तो सही उत्तर कौन सा देंगे? ग्रेटर देन 1 देंगे साहब जी। क्या देंगे? ग्रेटर देन 1। स्लिप का मान 0 कब होता है? जल्दी बताइए। स्लिप का मान कब होता है 0? जब यह किस पर चले? एनएस पर चले। आप मिस कर रहे थे साहब। क्या हो जाए? जब मेरा एनआर किसके बराबर हो जाए? एनएस के हो, तब स्लिप होती है 0। समझे? और एस बराबर 1 होता है स्टैंड स्टील कंडीशन में। स्टैंड स्टील का मतलब है एनआर बराबर जब 0 होता है तब ये स्थिति आती है। और 1 से कम कहना थोड़ा ठीक नहीं है, 0 से कम कहना ज्यादा ठीक है। लेस देन 0 कब होगा? माइनस कब होगा? जब जनरेटिंग मोड में चला जाएगा विद्यार्थी जी। मोटरिंग मोड में तो 0 और 1 के बीच रहेगा। ठीक है ना? हाँ, 0 और 1 के बीच रहेगा। अब 0.3 थोड़े 0 से कम है। 0 से क्या है? ऊपर ना है। माइनस में जाएगा तब ना 0। नंबर लाइन तो विद्यार्थी जी आप पढ़े हैं, पारंगत हैं उसमें। आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, 3 फेज 4 पोल के प्रेरण मोटर 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 1440 आरपीएम की गति पर चल रहा है। मोटर द्वारा विकसित शाफ्ट पावर कितना है? 20.3 एचपी है। रोटेटिंग लॉस मेरा 2.23 आपका क्या हो रहा है? एचपी हो रहा है। यह भी कैसे दिया है? एचपी दिया है। मानते हैं कि कॉपर लॉस नहीं है। मोटर की दक्षता निकाल लीजिए। यहां हिंट दे दिया है 1 एचपी बराबर 735.5 मान के चलना है। अब आइए विद्यार्थी जी इस प्रश्न को हम लोग यहां बनाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें कह रहा है मोटर द्वारा विकसित शाफ्ट पावर। तो मेरे पास साहब जी शाफ्ट शक्ति का मान क्वेश्चन ने कितना एचपी दिया है? 20.3 एचपी दिया है। विद्वानों अगर इसे हम वाट में बदलें तो क्या हो जाएगा? 20.3 गुना 735.5, क्योंकि कह दिया है उसी को लेके चलना है। तो 14,930.65 वाट हो जाएगा। कोई विद्यार्थी करते चलिएगा, नहीं तो बाद में हो सकता है आप अटेम्प्ट टू मर्डर का हम पर केस कर दीजिएगा। जरा सा करते चलिएगा। दूसरा होता है साहब जी घूर्णक हानि, आपके रोटर की हानि, रोटर लॉस।
तो रोटर लॉस जो हो रहा है वह क्वेश्चन ने कहा है 2.23 HP है, इसको भी वाट में बदल लीजिए तो 2.23 गुना आपका क्या हो जाए 735.5। सिंप्लीफाई करके बताइए कितना हो रहा है 1640.165 वाट में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए साहब जी टोटल इनपुट आपका क्या होगा। टोटल इनपुट तो वही होगा जो शाफ्ट पे प्राप्त हुआ और जो लॉस हुई, यानी आउटपुट प्लस लॉस। तो जोड़ दीजिए साहब जी 14,930.65 और प्लस 1640.165। अब जरा जोड़ के बताइए कितना हो रहा है 16,570.815 आपका कैसे आ गया वाट में आ गया। तो इनपुट का टोटल पावर आपको मिल गया। अब आइए साहब जी इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज में इफिशियंसी आ जाएगा। आउटपुट का मान कितना है हमारा साहब जी 14,930.65। इनपुट कितना है 16,570.815 गुना साहब 100 कर दीजिए, कितना आ रहा है सॉल्व करके 90.1% आ रहा है। ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप बी को टिक लगाएंगे। देख करके थोड़ा भयावह लग रहा था लेकिन उतना कठिन यह था नहीं। चलिए साहब जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी 90.1। एक विद्युत मोटर 90 वाट की यांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए 100 वाट की विद्युत शक्ति की क्या कर रहा है खपत कर रहा उपयोग कर रहा है, यानी P इन इलेक्ट्रिकल आपका कितना है 100 वाट। अब P आउट आपका मैकेनिकल में कितना हो रहा है 90 वाट। आपसे कह रहा इफिशियंसी, तो P आउट बटा क्या करिएगा P इन, परसेंटेज में पूछा है तो गुना 100 कर दीजिए, सीधे आप क्या करिएगा 90/100 इंटू 100। कितना हुआ विद्यार्थी काट के बताइए, 100 कट गया तो कितना बचा 90% बचा। कौन सा उत्तर लेंगे सी नंबर लेंगे। चलिए अनिल जी का भी आदेश आ गया है कि जनवरी में परीक्षा होगी। चलिए साहब, नहीं उससे पहले ही होना है, परीक्षा हो के दही चूड़ा खाया जाएगा, शांति से खाया जाएगा, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। और आ गया डेट आ गया, ने कह रहा है कि आ गया सर, इससे लग रहा है कि डाउनलोड करके निकाल लिया है कि नहीं। जितने भी छात्र परीक्षा डेट को लेकर उतावले हैं वो सब लोग ज्वाइनिंग लेटर लेकर के भी आइएगा, समझे कि नहीं। ये उतावले वाले लोग ज्वाइनिंग लेटर लेने में अगर चूक जाएंगे बहुत बड़ा पाप लगेगा उनको, समझे कि नहीं। और हमको उम्मीद है ये ज्यादा उतावले हैं उसी के चूकने की संभावना ज्यादा है, जो शांत और अस्थिर है उसी को पाने की संभावना ज्यादा है, ये जान लीजिए, यही सच्चाई है, समझे कि नहीं। डीजे में चार को सीधे फोन कर दिया है कि कह रहा प्रेरण मोटर का फुल लोड टॉर्क किस पर निर्भर करता है। प्रेरण मोटर का फुल लोड टॉर्क किस पर निर्भर करता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब जी। आप जानते हैं हमारी जो टॉर्क होती है वह समानुपाती किसके किसके हो जाती है, जल्दी बताइए। फाई के होती है, रोटर करंट के होती है, कॉस फाई आर के होती है। फ्लक्स तो मेरा एज इट इज रहता ही है, आई आर के बदले में और कॉस फाई आर के बदले में हम वैल्यू निकालते हैं ना, है कि नहीं है। आर बटा क्या करते हैं अंडर रूट आर टू स्क्वायर प्लस
एक्स का स्क्वायर आर बटा जेड करके निकालते हैं। तो यहां जो दिया गया है इसमें क्या कह रहा है, स्टेटर द्वारा उत्पादित फ्लक्स, प्रति फेज रोटर विद्युत धारा, आपका कह रहा है रोटर पावर फैक्टर, ये तीनों है। फिर क्या कह रहा है, स्क्वायरल केज है या फिर स्लिप रिंग टाइप है, किस पर निर्भर कर रहा है। तो कौन सा सही उत्तर दीजिएगा, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी में कह दिया है प्रेरण मोटर का फुल लोड टॉर्क किस पर निर्भर रहता है। हिंदी में इन्होंने लिख दिया है निर्भर रहता है। यदि हिंदी इंग्लिश में क्या दिया है, डज नॉट। तो जरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा, अगर रहेगा निर्भर रहता है तो 1 2 3 तीनों पर रहता है, ठीक है, इस तीनों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर रहता है किस पर निर्भर नहीं रहता है, तब आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो अंग्रेजी की शुद्धता को देख करके इस प्रश्न में नहीं के आधार पर आंसर कौन सा दीजिएगा, डी। आपका स्क्वायरल केज है कि स्लिप रिंग है, टाइप से कोई मतलब नहीं है। अगर मानव है तो उसके शरीर के ब्लड का रंग क्या होगा साहब, लाल ही होगा। स्वाभाविक सी बात है, चाहे जाति धर्म संप्रदाय कोई भी क्यों ना हो। तो इसलिए स्लिप हो कि साहब जी आपका स्क्वायरल केज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉर्क टॉर्क है, उसका लेना देना जिस चीज से है वो आपके सामने है। अगला प्रश्न विद्यार्थी जी, 3 फेज प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण के लिए नियोजित विधि कौन सी है। अच्छा प्रश्न है साहब जी। हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका साहब जी लीनियर कंट्रोल, फिक्स पोल लीनियर कंट्रोल, कैस्केड कंट्रोल, फिक्स पोल कंट्रोल, इन सभी में कौन सा ज्यादा नियोजित का मतलब होता है कि निर्धारित मेथड, जिसमें आप रेंज बना दिया कि भाई इससे ऊपर हो ही नहीं पाएगा। हालांकि पोल चेंजिंग मेथड का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन यहां फिक्स पोल कह रहा है तो उससे आपको दिक्कत है। हमारी जो कैस्केड मेथड है, यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, 2 मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्या होता है, इनपुट के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैसी व्यवस्था क्या कहलाती है, कैस्केड कनेक्शन कहलाती है। कैस्केड में जो मेरा स्पीड है वह आपका क्या हो जाता है, 120 F/P1 प्लस P2 हो जाता है साहब। आप देख लीजिए गति के मान में क्या आ गया, नेचुरली कमी आ गई। अगर डिफरेंशियल ऑर्डर में रहेगा तो क्या होगी, P1 माइनस P2 हो जाएगी, गति का मान बढ़ जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। निम्न में कौन सा मोटर ब्रश की स्थिति के आधार पर गति को विस्तृत सीमा प्रदान करने का काम करता है, बताइए जरा सा साहब। ब्रश के पोजीशन के आधार पर हमारा रेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, परिवर्तित होता है, घटता बढ़ता है, कम ज्यादा करने में आप क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। जरा सा दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए साहब। यह आपका कौन सा मशीन है, एडजस्टेबल स्पीड इंडक्शन मोटर। और जो एडजस्टेबल स्पीड इंडक्शन मोटर होता है वह एक तरह से किस प्रकार का मोटर होता है आप जानते हैं, सरगे मोटर होता है। क्या होता है, सरगे मोटर होता है। विद्यार्थी आप ध्यान रखिएगा, यह मोटर ऐसा मोटर है जिसके पीएफ को आप क्या कर सकते हैं, यूनिटी तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। सिंगल फेज की सप्लाई पर संचालित होता है साहब जी। तो आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस चाल 25 फेरा प्रति सेकेंड, यानी साहब जी जल्दी बताइए 25 फेरा प्रति सेकेंड है, रोटर का सप्लाई आवृत्ति क्या होगा। यानी आपके पास साहब जी पोल कितना दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड ns का मान कितना दे दिया, 25 rps है। क्या है साहब जी, 25 rps है। अब आपसे पूछ रहा है विद्यार्थी साहब क्या पूछ रहा है कि हमारी फ्रीक्वेंसी का मान बताइए क्या हो जाएगा। अब इस आरपीएस को नवयुवक किसमें बदलना पड़ेगा, आरपीएम में तो हमारे लिए सुविधाजनक होगा। जब इसको आरपीएम में बदलते हैं तो सेकंड को आप किसमें बदलना है, मिनट में। तो क्या कीजिएगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1500 आरपीएम हो जाएगा। अब तो आसान है ना निकालना। अब आप एफ बराबर क्या जानते हैं, NS इंटू P बटा 120 जानते हैं साहब जी। अब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 1500 गुना 4 बटे 120, 6000 बटे 120
क्या हो गया? 50 की 25। कितना आदमी को 50 है, कितना को 25 आ रहा है? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सेकेंड में 25 है तो मिनट में नहीं बढ़ जाएगा जी, क्योंकि 1 सेकेंड में 25 है तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 25 गुना ना ज्यादा हो जाएगा। क्या विद्यार्थी जी? क्या कह रहा है? एसी सीरीज मोटर। चलिए, ऐसा नहीं है विद्यार्थी जी। यूनिवर्सल मोटर में ब्रश के पोजीशन को चेंज करके गति परिवर्तन की व्यवस्था नहीं है। उसमें हम लोग गति परिवर्तन के लिए क्या करते हैं? फ्लक्स नियंत्रण करते हैं, फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट करने का काम करते हैं। उसके बाद साहब हम और वहां पर आर्मेचर की धारा का भी नियंत्रण करके क्या करते हैं? गति को नियंत्रित करने का काम करते हैं। उसके बाद फेज एंगल के नियंत्रण से भी हम उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसीलिए वह इसका उत्तर नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक है? और जो लोग गूगल पर 100% भरोसा करते हैं वो लोग जरूर 2 दिन पहले की घटना को याद कर लें क्या हुई थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, गूगल पर जो चीज लिखा है वह ध्रुव सत्य है ऐसी बात नहीं है, समझे? वह एक सर्च इंजन है। उस पर जो डाटा आप फीड करते हैं वही सर्च करके आपको शो करता है। वह ज्ञान का भंडार एकदम से नहीं है, वह ज्ञान को क्रिएट नहीं करता है, उस पर डाले गए चीजों को दिखाने का काम करता है, समझे? तो सर्च इंजन और नॉलेज बैंक दोनों में क्या है? फर्क है, अंतर है। जो लोग साहब जी चैट जीपीटी पर भरोसा करते हैं, अभी आईआईटी जेईई का क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया था, उसमें 75% एरर निकला, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस का उस पर डाटा फीड ही अभी नहीं किया गया। जब डाटा फीड किया जाएगा तब जाकर के उसका वह सॉल्यूशन देने में सक्षम होगा, समझे कि नहीं? तो ये जितनी भी सर्च इंजन है उन सब पर भरोसा करना बहुत उचित नहीं है साहब। और कई सारे बच्चे हैं डैश बुक करके होता है, उस पर बच्चे ज्यादा फेथ करने लगे, क्या कि पॉपुलरिटी है, इजी एक्सेस है, बहुत तरह का आचार प्रचार का सिस्टम है, समझे कि नहीं? तो लड़कों का उस पर क्या है? भयानक विश्वास होता है। अब उस भयानक विश्वास के चक्कर में अगर उसमें भी गलत डाटा फीड किया हुआ है तो लड़का उसी के हिसाब से आगे बढ़ जाता है। तो वहां भी थोड़ा सा सचेत रहने की क्या है? आवश्यकता है, समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए। अब बाकी हम भी हैं तो हमारे पास भी ज्ञान का भंडार नहीं है, हमसे भी ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होता है, स्वाभाविक सी बात है। मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं तो कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ चीज मिस नेचुरली हो जाता है। अगर मिस हुआ कोई चीज तो उसको फिर से रीचेक करना है, उसको सही करना है, उसको ठीक करना है, यही होता है स्वभाव। लेकिन ऐसा बात कोई दावा कर दे तो उचित नहीं माना जाएगा। और आपने देखा था कि कैसे जान चली गई, है कि नहीं विद्यार्थी जी? यही सहरसा की घटना है, बिहार राज्य में जिला है एक सहरसा, समझे कि नहीं? गूगल मैप देख करके पूरा परिवार जो है सो 4 व्हीलर से जा रहा था और गूगल मैप ने बताया कि ब्रिज जो है वह पूरी तरह से इससे आपका रास्ता निकल जाएगा। लंबा ब्रिज था, ब्रिज का अगला हिस्सा बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं था। स्पीड में गाड़ी जा रही थी, 50 फीट ऊपर से धड़ाम गिरी, 2 सगा भाई परिवार के अन्य सदस्य टोटल की डेथ हो गई, समझे? तो इसीलिए साहब जी आप अगर किसी जगह के बारे में नहीं जानते हैं, पूरा ज्ञान नहीं है, तो 100% गूगल मैप पर भरोसा करके मत जाइए। पान दुकानदार, चाय दुकानदार, सिपाही, पुलिस, कोई स्थानीय व्यक्ति से कुछ समझ लीजिए, पूछ लीजिए, उससे कंफ्यूजन हो तो अगला से पूछ लीजिए, समझे कि नहीं? तब आइडिया लेकर के जाइए, नहीं तो बता रहा है ऐसे ऐसे दाया बाया, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, उसी चक्कर में आप पार हो जाइएगा, समझे कि नहीं? तो इसीलिए गूगल मैप और गूगल पर भरोसा करने वाले छात्रों, छोटा जिला वाले, थोड़ा मोबाइल से दूर हो जाइए 2 मिनट के लिए। वो रील निकाल के दिखाने लगा, जो वायरल रील है वही वाला दिखाने लगा, क्या कहिएगा? 2 मिनट बर्दाश्त कर लेते, बाहर जाते तब दिखा देते, है कि नहीं? तब 210 का स्पीड पर मोटरसाइकिल चलाता है, 210 पर बाइक चलाता है, ट्रेन तो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, 3000 किलोमीटर प्रति घंटा,
पीएम को चिट्ठी लिखा है जो हमको दीजिए पटना से सीहोर 5 मिनट, हवाई जहाज फेल है। निर्धारित वोल्टा पर किसी 3 फेज पिंजरी प्रेरण मोटर की शून्य भार धारा होगी साहब जी। कह रहा नो लोड करंट I0। आप जानते हैं अगर ये I0 कहां पर बात हो, ट्रांसफॉर्मर की बात हो तो कितना होता है, 2 से 5% होता है। लेकिन साहब जी यदि यही हमारी कहां पर हो जाए, 3 फेज IM में हो तो इसका मान क्या होता है, 30 से 40%, 30 से 50% जो हमारा वैल्यू है उसके समकक्ष होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहां पे कॉपर लॉसेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहां वह जो है बिल्कुल आपकी एक्सेस होती है, हमारे करंट का बंटवारा होता है। एक्साइटेशन में हमको क्या होती है साहब, ज्यादा जरूरत पड़ती है करंट की। तो दिए गए प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अगर यहां मान लीजिए ऑप्शन में 30 से 40 रहता, 50 वाला नहीं लिखा रहता तो हम उसी पर टिक लगाते, लेकिन जो स्ट्रक्चर दे दिया 30 से 50 तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी जी, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 4 पोल है, निश्चित भार के लिए 50 हर्ट्ज की आवृत्ति यानी F बराबर 50 हर्ट्ज है, पोल मेरा 4 है, स्लिप कितना दे दिया है साहब जी, 0.04 दिया है, घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी? यानी साहब जी स्टेटर के सापेक्ष में रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होगी? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या जानते हैं आप लोग, जल्दी बताइए, क्या दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में? कुछ है उपाय? क्या होगा साहब? NS बराबर 120 F/P हो जाएगा। सीधा सीधा कीजिए, कितना होगा, 120 गुना 50 बटे तो कितना आ गया, 1500 RPM हो गया। तो कौन सा उत्तर आप दीजिएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। अब जरा देख लीजिए, हमको पूछा है स्टेटर के सापेक्ष में घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र। चश्मा वाले विद्यार्थी जी गौर कीजिएगा, आप क्या सोच रहे हैं, रोटर का गति पूछ रहा है? बिल्कुल नहीं साहब, घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का गति पूछ रहा है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां होती है? स्टेटर में होती है, और इसका मान सदैव क्या होता है, NS होता है। यह रोटर का गति नहीं पूछा है, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का गति पूछा है, जो मेरे स्टेटर में 3 फेज AC सप्लाई देने के बाद उत्पन्न होती है, और वह गति NS होती है, और वह NS 120 F/P है, जिसको कि डाटा के आधार पर हमने कैलकुलेट किया। NR पूछता तब हम लोग क्या करते सरकार, NR पूछता तब क्या करते, NS इंटू 1 - S करते, तब आपका 1500 इंटू 1 - 0.04 होता, सॉल्व करके आपका जो वैल्यू आएगा वो होता। तो ये हमारा पूछा नहीं है यहां पर, इसीलिए इसको हम लोग आगे नहीं क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए लैंग्वेज को पकड़ना है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यह क्या है साहब जी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बार क्या होता है ना, प्रश्न की भाषा को पकड़ने में अगर हम मिस कर गए तो आंसर गलत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ें। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग केस पर अधिकतम टॉर्क कब मिलेगा? यानी मेरा TST जो है यह मैक्सिमम होगा तब साहब जब मेरी R2 किसके बराबर हो, X2 के बराबर हो। ठीक है साहब जी, मेरा TR रनिंग टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब R2 किसके बराबर हो, SX2 के बराबर हो। क्योंकि साहब जी आपका स्टार्टिंग के केस में, स्टार्टिंग में आपकी स्लिप क्या होती है, 1 होती है। स्टैंड स्टिल से हम जाते हैं, इसीलिए S लिखिएगा भी तो S आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू X2 बराबर X2A हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा लेंगे, रोटर प्रतिरोध मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, रोटर प्रतिघात, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 3 फेज इंडक्शन मोटर के V/F नियंत्रण में कौन से परिवर्ती नियत होते हैं, कौन सा वेरिएबल फिक्स होता है? आपने क्या किया है, V/F कंट्रोल किया है साहब।
यानी आपकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के अनुपात को आपने क्या किया है, कांस्टेंट मेंटेन करने का प्रयास किया है। V बाय एफ में आप क्या जानते हैं साहब, जरा बताइए। हमारी V या साहब जी आपकी E का मान क्या होता है, 4.44 BMF N1, यही ना हुआ करता है ट्रांसफॉर्मर एक्शन में। नेचुरल सी बात आप जानते हैं। और मेरा इंडक्शन मोटर भी किस पर काम करता है, ट्रांसफॉर्मर एक्शन पर काम करता है। अब आप यहां से गौर करने का प्रयास करिए कि हमारी क्या चीजें यहां कांस्टेंट हो रही है। तो V बाय एफ के बिहाफ में मेरा BM के मान में भी कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। अब यहां गौर कीजिए, यह जो व्यवस्था बनी है इसमें आपने आवृत्ति को इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया है कि क्या अस्थिर रहे हमेशा हमारी साहब जी, अस्थिर रहे क्या, फ्रीक्वेंसी। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी अस्थिर रहती है, पहली चीज है, तो नेचुरली हमारे इस पूरे के पूरे वोल्टेज पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर वोल्टेज पर कोई असर नहीं पड़ता है तो हमारा V के बारे में आप कंसेप्ट क्या जान रहे थे, मेरा टॉर्क जो होता है V स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जरा हमको बता दीजिए कि इसमें कोई चेंजिंग जब हो ही नहीं रहा है तो क्या हमारा साहब जी परिवर्तित नहीं होगा, क्या मेरी कांस्टेंट होगी, जल्दी बताइए। जब मेरा T समानुपाती V स्क्वायर के है, मेरा V डिपेंड कर रहा है साहब किस पर, F के ऊपर, और V और F दोनों हमने क्या कर दिया, नियत रख दिया। तो फाइनली मेरे V पर कोई असर नहीं पड़ा। जब V पर असर नहीं पड़ा, ये मेरी फिक्स हो गई, तो मेरा साहब जी टॉर्क भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। यानी आपका जो टॉर्क है वह नेचुरली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और ये परिस्थितियां तब पैदा होगी जब हम किधर की ओर मूव करेंगे, मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, समान कंडीशन पर बिल्कुल भी नहीं। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। चलिए साहब जी, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। कह रहा 3 फेज वाउंड रोटर की तो नामकरण संस्कार के बारे में पूछ रहा है। डब्ल्यू रिम को और किस नाम से जानते हैं, एस रिम के नाम से जानते हैं। यह है मेरा वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। और सरकार यहां आप ध्यान दीजिएगा, एस रिम आपका क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें हम स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं और 3 आपका क्या होता है, स्लिप रिंग होता है। वाउंड रोटर में भी आप क्या करते हैं, वाइंडिंग को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो स्क्वायरल केज का था वहां वाइंडिंग आप लगाते थे, वहां सरिया लेते थे, रोटर बार लेते थे, इसीलिए वहां वाइंडिंग था ही नहीं। वाउंड में क्या किया आपने, खांचों में स्लॉट्स में वाइंडिंग को लपेटने का काम किया, तो इसीलिए ये वाउंड रोटर हो गया। और दूसरा आपका क्या है, इसमें स्लिप रिंग लगा के एक्सटर्नल रजिस्टर को जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए नाम क्या हो गया, एस रिम। तो इसको साहब स्लिप रिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न, थ्री फेज मोटर का रोटर जब रुक जाए तो क्या हो जाएगा, एनआर बराबर कह दिया 0, तो स्लिप क्या होगी, एनएस माइनस एनआर बटे एनएस। तो मेरा एनएस देख लीजिए साहब, एज इट इज है, यहां 0 है, यहां एनएस है, यानी एनएस बटे एनएस है, दैट बिकम साहब जी कितना, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। क्या विद्यार्थी कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना अटेम्प्ट लिया था असिस्टेंट लोको पायलट CBT 1? 53। कहां पर था? कलकत्ता। कौन सा कैटेगरी है? ओबीसी है। 44-45 आ जाएगा, हाँ? तब हो जाएगा। चलिए, 4 पोल वाली इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति 1800 है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एनएस का मान दे दिया है 1800 आरपीएम, पोल दे दिया है 4। अब आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है। एफ बराबर जानते हैं एनएस इंटू पी बटा 120। तो आप एनएस के जगह पे 1800 रखिए, आप पोल के जगह पे 4 कीजिए और नीचे 120 हो गया। जल्दी से बताइए जरा, 6000 बटे 6000 हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, 60 हर्ट्ज जा रहा है।
6200 बटे 120, 50 आ रहा है। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड चेक कर ले। 72, ठीक है, आपका हो गया 60 हर्ट्ज आ रहा है, ठीक है। आइए साहब, तो मेरा फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, यही पूछा है, निकल गया मेरा ऑप्शन नंबर बी 60 हर्ट्ज। हमको लगा कि एफआर भी निकालना पड़ेगा, ऐसा है नहीं। एफआर निकालना पड़ता तो हमको स्लिप निकालना पड़ता। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त करने हेतु स्लिप का मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब जी? 3 फेज आईएम में आप चाहते हैं क्या साहब? मैक्सिमम इफिशियंसी पाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम इफिशियंसी पाने के लिए कह रहा है कि स्लिप का मान होना चाहिए। अब जरा बताइए साहब जी, आप लोग, हमारी जो स्लिप है उसका क्या संबंध है इफिशियंसी के साथ? कितने लोगों को मालूम है? जरा बताइएगा सरकार। मेरा इफिशियंसी को समान रूप से हम लोग एनआर बटे एनएस के रूप में भी व्यक्त कर देते हैं, मालूम है? इफिशियंसी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हमको क्या मिलती है? एप्रोक्सीमेट। क्या मिलती है? एप्रोक्सीमेट दक्षता प्राप्त होती है, ठीक है, एनआर बटे एनएस। अब एनआर जो होता है वह क्या होता है? एनएस इंटू 1 माइनस एस होता है। अगर मेरा एस मान लीजिए मिनिमम होगा तब ना हमारी एनआर भी अप्रोचेज टू एनएस हो जाएगी, और जब मेरी एनआर भी अप्रोचेज टू एनएस हो जाएगी तो एनएस बटा एनएस मतलब 100% दक्षता मिल जाएगी। तो हमारे स्लिप के मान के मिनिमम होने पर ही हम मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करने का प्रयास कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा साहब जी? बहुत ही कम हो तो अच्छा रहेगा। हमेशा याद रखिएगा, एग्जैक्ट इफिशियंसी नहीं बताता है, अप्रोक्सीमेट बताता है। जैसे आपसे पूछे, जी विद्यार्थी तुम गया था लखनऊ परीक्षा देने, कितना खर्च पड़ गया? तो सर 3000 पड़ गया था। अब एग्जैक्ट में तुमको 2470 पड़ा कि 2840 पड़ा, उससे मतलब नहीं है, लमसम खा पी करके 3000 लग गया। तो वो चीजें यहां से जानकारी मिलती। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। दस पोल 50 हर्ट्ज वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति कितना है? जल्दी बताइए। एनएस बराबर होगा 120 एफ बाई पी। तो साहब जी 120 गुना 50 बटे 10 क्या हो जाएगा? 6010 बराबर 600 आरपीएम। ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 746 किलोवाट 8 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज वाले इंडक्शन मोटर का रोटर रेजिस्टेंस 0.04 ओम है और रोटर रिएक्टेंस 0.3 है। फुल लोड पर 720 आरपीएम पर चल रही है। फुल लोड टॉर्क का अनुपात क्या होगा? चलिए साहब जी इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको सबसे पहले काम क्या कर लेना है? एनएस निकालने का प्रयास करना है। 120 एफ बाई पी। एफ का मान कितना दिया है? 50। पोल कितना दिया है? 8। कितना हो गया? 750 आरपीएम हो गया। अब आप यहां से फुल लोड स्लिप निकालिए। क्या होता है? एनएस माइनस एनआर बटे एनएस। 750 माइनस, क्वेश्चन कह रहा है कितने पे गति कर रहा है? 720 पे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर आपका 30 बटा 750 कितना मान आ जाएगा? 0.04 हो जाएगा। अब एसएफएल जब हमको मिल गया, एक फॉर्मूला आपको हमने बताया था, ए होता है R2 बटे X2।
क्या होता है ए R2 बटा X2। तब इस फॉर्मूले का यूज करके ए का मान निकालिए। R2 क्वेश्चन ने दिया है 0.04 और X2 दिया है 0.3। सॉल्व करिएगा 0.1333 करके आ रहा है। ठीक है। अब विद्यार्थी जी पूछा है मैक्सिमम टॉर्क बटा फुल लोड टॉर्क TM बटा TFL। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस SFL का स्क्वायर बटा 2ASFL होता है। जितने भी यहां विद्युजन बैठे हैं आप इसको स्टार दे करके याद कर लीजिएगा। TM बटा TFL का मान होता है ए स्क्वायर प्लस SFL का स्क्वायर बटा 2ASFL। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यू को इस पर रख देना है। सरकार अब आपका ए के जगह पर 0.1333 का स्क्वायर अब प्लस कर दीजिए साहब जी SFL के जगह पर 0.04 का स्क्वायर। अब बटा साहब कर दीजिए 2 गुना 0.1333 अब गुना कर दीजिए 0.04। साहब जी जब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो 1.8 प्राप्त होता है। आप लोग इसको चेक भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। नोट कर लिए सभी लोग। क्या है अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है साहब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। निम्न में से किस मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। याद रखिएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होना चाहिए। ये उच्च स्टार्टिंग टॉर्क कहां पर मिलेगा साहब, दिए गए सारी व्यवस्थाओं में 3 फेज की सप्लाई सिस्टम की बात अगर करते हैं तो मेरा साहब स्लिप रिंग में होता है। इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्लिप रिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 नंबर छूट गया है, ऐसा कहां से होगा, तब हो गया है 0.133333 लगातार आता है तो 3-4 ले लीजिए बस काम चल जाएगा।